हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त UPSSC एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर है 50। तो आज हम 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 1500 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। किस पर? मिडवाइफरी पर। तो शानदार तरीके से इस खुशी में आपको वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और एकदम तहलका मचा देना है। कम से कम 5 से 6 घंटे में 1000 व्यू हमें चाहिए। आप इसके लिए क्या करेंगे, अब की बार देखना है कि आप जोर लगा पाते हैं या नहीं। तो 5-6 घंटे में कम से कम 1000 व्यू आपको करना है आज, तभी हम समझेंगे कि क्या है आप पढ़ना चाहती हैं और आपको कंटेंट चाहिए। तो कम से कम 1000 व्यू आज हमें चाहिए। यदि 1000 व्यू मिल जाएगा तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। तो इसको 1000 आज पहुंचाना है। तो बस हमें ज़्यादा नहीं, 1000 प्लस कर दीजिए, हमें लग जाएगा कि आप लोग क्या हैं, एग्ज़ाम के प्रति सचेत हैं, पढ़ना चाहती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो UPSSC एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर में यूपी एएनएम, बिहार एएनएम, DSSB एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मिडवाइफरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एकदम शानदार तरीके से आप सही वीडियो को प्ले की हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा हमें कमेंट में और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वास्थ्य के निर्धारकों में कौन सा कारक वातावरण से संबंधित है। तो कौन सा कारक है जो हमारे क्या है, वातावरण से संबंधित है, हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित है। अनुवांशिकता, स्वच्छ हवा और पानी, आय का स्तर, शैक्षणिक योग्यता। तो सीधे लग रहा है क्या हमारा आंसर हो सकता है वातावरण। वातावरण में हमें क्या मिलेगा, स्वच्छ हवा और पानी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा एएनएम की सहयोगी भूमिका में क्या शामिल है। दवाओं का निर्माण या समुदाय के साथ साझेदारी से काम करना या केवल अस्पतालों में ड्यूटी या राजनीतिक गतिविधियां। तो कह रहा एएनएम की सहयोगी भूमिका में क्या शामिल है। तो सहयोगी भूमिका में समुदाय के साथ साझेदारी में काम करना, ये क्या है, शामिल है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम रिपोर्ट की जाने वाली स्वास्थ्य समस्या कौन सी है। मलेरिया, उच्च रक्तचाप, टीबी, मानसिक स्वास्थ्य विकार। तो कह रहा भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम रिपोर्ट की जाने वाली स्वास्थ्य समस्या कौन सी है। तो सबसे कम रिपोर्ट की जाने वाली स्वास्थ्य समस्या हमारी हो जाएगी मानसिक स्वास्थ्य विकार, यानी ऑप्शन नंबर डी। मानसिक स्वास्थ्य विकार की सबसे कम रिपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट। कह रहा प्रोटीन के पूरक स्रोत में क्या शामिल है। चावल और गेहूं, सोया और मूंगफली, आलू और टमाटर, घी और तेल। तो कह रहा प्रोटीन के पूरक में मतलब प्रोटीन के कोई कमी को पूर्ण करने के लिए कौन सा स्रोत सबसे अच्छा है। तो प्रोटीन के लिए हमारा हो जाएगा राइट आंसर सोया और मूंगफली। तो क्या प्रोटीन के पूरक स्रोत हैं। नेक्स्ट। कह रहा है एएनएम के लिए आचार संहिता के अनुसार रोगी के साथ भेदभाव करना किसके विपरीत है। पेशेवर दायित्व, सरकारी नियम, धार्मिक मान्यताएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो कह रहा है एएनएम के लिए आचार संहिता के अनुसार रोगी के साथ भेदभाव करना किसके विपरीत है। तो किसके विपरीत है, तो हमारा पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा पेशेवर दायित्व। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा आवश्यकता सबसे अधिक किस ट्राइमेस्टर में होती है। पहला, तीसरा, दूसरा, सभी में समान। तो कह रहा गर्भवती महिलाओं में ऊर्जा आवश्यकता सबसे अधिक किस ट्राइमेस्टर में होती है। तो हमारा छठे का राइट आंसर होगा थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी तीसरे। नेक्स्ट। कह रहा विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी रिकेटस। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पेलाग्रा। जब आप 1000 व्यू इस वीडियो का क्या होगा, जिस समय 1000 व्यू क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाएगा। तो 1000 व्यू कंप्लीट होते ही आपको नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा। एकदम बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनकर तैयार हो रही है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा गर्भावस्था में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का प्राथमिक लक्षण क्या है। योनि से भारी रक्तस्राव, पेट में एक तरफ तीव्र दर्द, लगातार उल्टी, पीठ दर्द। तो कह रहा गर्भावस्था में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का प्राथमिक लक्षण क्या है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का प्राथमिक लक्षण हमारा क्या है, तो हो जाएगा पेट के एक तरफ तीव्र दर्द। नेक्स्ट।
कह रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का बजट किसके द्वारा प्राथमिकता प्राप्त है? शहरी अस्पताल, ग्रामीण और वंचित समुदाय, निजी क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज। तो कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का बजट किसके द्वारा प्राथमिकता प्राप्त है? तो हमारा 9वें का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण और वंचित समुदाय। नेक्स्ट, कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में एनम की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? ऑपरेशन थिएटर प्रबंधन, लैब टेस्ट करना, फार्मेसी चलाना, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनम की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो एनम की हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा जल जनित रोगों के नियंत्रण में सबसे प्रभावी उपाय क्या है? एंटीबायोटिक्स, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, वायु शोधक, कीटनाशक छिड़काव। तो कह रहा जल जनित रोगों के नियंत्रण में सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा UNFPA किस क्षेत्र में कार्य करता है? महिला प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार, बाल श्रम उन्मूलन, वन संरक्षण, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो कह रहा UNFPA किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा महिला प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, गॉइटर, मधुमेह। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव के दौरान भ्रूण संकट, फेटल डिस्ट्रेस का संकेत क्या है? मां का बुखार, फीटल हार्ट रेट में असमानता, पेट में गैस, सिर दर्द। तो कह रहा है क्या? कह रहा है प्रसव के दौरान भ्रूण संकट यानी फेटल डिस्ट्रेस का संकेत क्या है? फीटल हार्ट रेट में असामान्यता। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात शिशु में जॉन्डिस का इलाज कैसे किया जाता है? सर्जरी के द्वारा, एंटीबायोटिक्स के द्वारा या फोटोथेरेपी या हर्बल दवाएं। तो नवजात शिशु में जो जॉन्डिस का इलाज कैसे किया जाता है? फोटोथेरेपी के द्वारा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में गर्भकालीन मधुमेह का प्रबंधन कैसे किया जाता है? इंसुलिन और आहार प्रबंधन, केवल व्यायाम, एंटीबायोटिक्स, सर्जरी। तो कह रहा है गर्भावस्था में गर्भकालीन मधुमेह का प्रबंधन कैसे किया जाता है? इंसुलिन और आहार प्रबंधन के द्वारा। नेक्स्ट, कह रहा है यूनिसेफ का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? सैन्य सहयोग, वैश्विक शिक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी या बाल अधिकार और विकास। तो कह रहा है यूनिसेफ का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाल अधिकार और विकास। तो बढ़ते हैं आगे। कर आयरन की अधिकता में कौन सा नुकसान हो सकता है? लीवर डैमेज, हड्डियों का कमजोर होना, उच्च रक्तचाप, मोटापा। तो कह रहा है आयरन की अधिकता से कौन सा नुकसान हो सकता है? तो हमारा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर डैमेज। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार हेपेटाइटिस बी का टीका कब लगाया जाता है? 1 साल पर, 6 महीने पर, जन्म के 24 घंटे के भीतर या 5 साल पर। तो कह रहा राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार हेपेटाइटिस बी का टीका कब लगाया जाता है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म के 24 घंटे के भीतर। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में पोषण संबंधी एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट की अधिकता, विटामिन सी की अधिकता, प्रोटीन की कमी, आयरन और फोलिक एसिड की कमी। तो कह रहा गर्भावस्था में पोषण संबंधी एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा आयरन और फोलिक एसिड की कमी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा परिवार नियोजन कार्यक्रम में एएनएम की भूमिका क्या है? गर्भ निरोधक वितरण और परामर्श, सर्जरी करना, दवा निर्माण, अस्पताल प्रबंधन। तो कह रहा परिवार नियोजन कार्यक्रम में एएनएम की भूमिका क्या है? तो गर्भ निरोधक वितरण और परामर्श। बढ़ते हैं आगे। कह रहा डेंगू बुखार के निदान के लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी है? एक्सरे, ब्लड शुगर टेस्ट, यूरिन कल्चर या NS1 एंटीजन टेस्ट। तो कह रहा डेंगू बुखार के निदान के लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NS1 एंटीजन टेस्ट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारतीय रेड क्रॉस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपातकालीन चिकित्सा सहायता, राजनीतिक अभियान, धार्मिक प्रचार, व्यवसायिक प्रशिक्षण। तो कह रहा भारतीय रेड क्रॉस का प्राथमिक उद्देश्य
क्या है? तो हमारा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपातकालीन चिकित्सा सहायता। नेक्स्ट, कर प्रसवोत्तर रक्तस्राव PPH के लिए जोखिम कारक क्या है? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, बहुगर्भता, योगाभ्यास। तो कर प्रसवोत्तर रक्तस्राव के लिए जोखिम कारक क्या है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुगर्भता। तो बढ़ते हैं आगे। कर विटामिन के का प्राथमिक स्रोत क्या है? दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, चावल। तो विटामिन के का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो विटामिन के का प्राथमिक स्रोत हमारा है हरी पत्तेदार सब्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कर स्वास्थ्य शिक्षा में एनम की भूमिका क्या है? समुदाय को स्वस्थ आदतों के लिए प्रेरित करना, दवाओं की बिक्री, राजनीतिक रैलियां आयोजित करना, अस्पताल की सफाई। तो कर स्वास्थ्य शिक्षा में एनम की भूमिका क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा में एनम की भूमिका है समुदाय को स्वस्थ आदतों के लिए प्रेरित करना। तो बढ़ते हैं आगे। कर मलेरिया नियंत्रण के लिए एनम किस रणनीति पर काम करती है? सर्जरी, एंटीबायोटिक्स देना, मच्छरदानी वितरण और लार्वा नियंत्रण, वायु शोधक लगवाना। तो कर मलेरिया नियंत्रण के लिए एनम की किस रणनीति पर काम करती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मच्छरदानी वितरण और लार्वा नियंत्रण। बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में क्या शामिल है? नमक का सेवन करना, अधिक पानी पीना, भारी व्यायाम, मीठा खाना। तो कर गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में क्या शामिल है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक का सेवन कम करना। तो बढ़ते हैं आगे। कर टीकाकरण में ठंडी श्रृंखला का क्या महत्व है? दवाओं का स्वाद सुधारना, रोगी को ठंडक देना, लागत कम करना, वैक्सीन की प्रभावशीलता बनाए रखना। तो कर टीकाकरण में ठंडी श्रृंखला का क्या महत्व है? तो ठंडी श्रृंखला का क्या महत्व है? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैक्सीन की प्रभावशीलता बनाए रखना। तो बढ़ते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन का रहा, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK का मुख्य उद्देश्य क्या है? यौन और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, फिर शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देना, या कुपोषण को दूर करना, या टीकाकरण दर बढ़ाना। तो कह रहा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा है यौन और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तो आपको 1000 प्लस कब पार करवा रहे हैं व्यू, इसको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कम से कम आप लोग 1 लोग 2-2, 3-3 लोगों को शेयर करेंगे तब भी आसानी से आप 1000 व्यू कंप्लीट करा सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते होंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे, और नहीं करते होंगे तो हमें लग जाएगा कि आप नहीं चाहते हैं कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें। चलिए कोई बात नहीं, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।